नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वेस्ट डिकम्पोजर खेती के लिए लाभकारी। भेड़ पालन करके कमाएं अच्छी आय। कृषि में रासायनिक उर्वरक और दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की विषाक्तता बढ़ गई है, जिससे बहुत से लाभदायक जीवाणु मर गए हैं और भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है। और ऐसे रसायनों से उगाए गए कृषि उत्पादों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि क्या इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और वो भी जैविक खेती के माध्यम से। जैविक खेती एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। जिसमें बात करें वेस्ट डिकम्पोजर की, तो ये खेती के लिए रामबाण है। तो इसे किसान कहां से खरीदें और खेत में इसका प्रयोग किस तरीके से करें, इन सब के बारे में जानते हैं गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से। आधुनिक समय में जैविक खेती के जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद के अनुसंधान केंद्र ने डिकम्पोजर हमें किसानों को उपलब्ध करवाया है। वो बहुत ही फायदे का सौदा हमारे लिए साबित हो रहा है। उसके बहुत सारे फायदे हैं और खर्चा न्यूनतम है उसमें। और पिछले 2-2.5 साल से मैं उसको काम में ले रहा हूँ, तो मुझे उसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे। वेस्ट डिकम्पोजर क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर देसी गाय के गोबर से निकाला गया सूक्ष्म जीवों का संघ है, जिसमें सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के अपघटक सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इसकी 30 ग्राम की बोतल होती है और इसकी कीमत 20 रुपए प्रति बोतल है, जिसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से सीधे या किसी क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अपशिष्ट डिकम्पोजर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भी मान्य किया गया है। जो बनाने का जो प्रोसेस है वो सीधा सा है। सिर्फ 2 किलो गुड़ की जरूरत पड़ती है और उसमें एक 200 लीटर पानी के ड्रम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कोई खर्चा उसमें नहीं आता है। तो अगर खर्चे की देखा जाए तो एक 200 लीटर का घोल तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये का या 80 रुपये तक का हमारा खर्चा आता है 2 किलो गुड़ का, और करीब 20 रुपये की उसकी बोतल आती है, तो उसका खर्चा आता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि 30 ग्राम की होती है, की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं। बनाने की जो प्रोसेस है वो है यह है कि हम 200 लीटर का ड्रम लेते हैं साफ पानी का, उसमें पानी डालते हैं, उसमें एक 20 रुपए की गाजियाबाद जो अनुसंधान केंद्र है उसकी डिकम्पोजर नाम की एक बोतल आती है, तो वो ला के उसमें डालते हैं और 2 किलो गुड़ का घोल उसमें डाल देते हैं। उससे हम सुबह शाम लकड़ी के डंडे से हिलाते रहते हैं और एक साफ स्वच्छ कपड़े से उसके ड्रम के मुंह को बांध देते हैं। जब भी उसको हिलाना होता है कपड़े को खोल देते हैं सुबह शाम और फिर वापस बांध देते हैं। इस तरह से यही प्रोसेस चलता रहता है करीब 7 दिन तक। और सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, करीब 8 से 10 दिन लग जाते हैं, और गर्मियों में ये 5 से 6 दिन में भी तैयार होके देने के काबिल हो जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें?
किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इस घोल को 10 दिन के अंतराल पर एक फसल में 4 छिड़काव कर सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है। वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। को सबसे बड़े जो फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो जो जमीन में सूक्ष्म तत्व जो पड़े हुए होते हैं हमारे जमीन में और उसको पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, तो उन सूक्ष्म खाद वगैरह होते हैं उनको बाउंडिंग उनकी तोड़ने का काम डिकम्पोजर करता है। तो वो बाउंडिंग अगर उनकी टूट जाती है तो पौधे के लिए अपटेक का आसानी हो जाती है और वो पौधा आसानी से उसको अपटेक कर लेता है। एक दूसरा जो फायदा होता है वो जमीन को भुरभुरी बनाने का होता है, और जिसकी पानी की रोकने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें केंचुए भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक पोली हाउस लगा रखा है, पोली हाउस में मैं डिकम्पोजर का काम में लेता हूँ। तो ये करीब मैं एक फसल में करीब 2000 लीटर डिकम्पोजर उसमें काम में ले लेता हूँ करीब एक साल में। तो मैंने देखा मेरी ज़मीन जो पोली हाउस की ज़मीन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधर गई है और जो ज़मीन है उससे मुलायम हो गई है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भेड़ पालन व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ को बरकरार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इनका पालन वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आप भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। जिस तरह से अन्य पशुओं को किसान भाई पालते हैं, उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भेड़ पालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की आय को बढ़ाने में। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छा आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, जिन क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है उनमें सबसे सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि हमें की नस्ल के बारे में विशेष तौर से चयन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि भेड़ के केस में अलग अलग उद्देश्य से उनकी नस्लों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको ऊन के उत्पादन की दृष्टिकोण से किसान भाई पालते हैं, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनको उनके मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लें हैं भेड़ की, उनका चयन करना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं भेड़ की, जैसे चोकला है, मागरा है, अविकलिन है, अविवास्त्रा है, मालपुरा है, गड्डी है और जैसलमेरी है, बीकानेरी है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। तो अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसान भाई इन भेड़ की नस्लों को चुनाव कर सकते हैं। भेड़ों का आवास प्रबंधन।
किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ नहीं रखें। पशुओं से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ नस्ल के बाद में आती है कि उनके आहार प्रबंधन को हम किस तरह से प्रबंधित करते हैं। उसमें भेड़ पालन में विशेष तौर से उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए ले जाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे हम पशुओं को जंगल में चराते हैं और उसके अलावा हरे चारे की भी आवश्यकता होती है। और 500 ग्राम तक अगर हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो उनके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उनके अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, ताकि बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, उनका वेट गेन जल्दी से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी से वजन ग्रहण होगा और ज़्यादा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खाने पीने का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर कम खर्च आता है। 100 किलोग्राम दाना या बांट बनाने की विधि इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ गवार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ों को सुबह या शाम के समय में चराएं, तेज धूप से बचाएं। स्वच्छ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। इसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखभाल करें। जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए भेड़ के केस में एक सी पॉक्स नाम की बीमारी आती है और एंटेरोटॉक्सीमिया है, ब्रुसेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इनका अगर टीकाकरण किसान भाई हर सीजन में करवा लें तो इन बीमारियों से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे। भेड़ के केस में सी पॉक्स जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी पशु ग्रसित है इस बीमारी से तो जिन क्षेत्रों उसके शरीर में जिन भागों में ऊन नहीं पाई जाती है, जैसे आँखों के नीचे या उसके जांघों के अंदर वाले हिस्से में या पूंछ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, फफोले दिखाई पड़ेंगे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और कभी अगर किसी भी झुंड में इस तरह की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम जो बीमार पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। दूसरे पशुओं में भी बचाव के रूप में दवाइयां देनी चाहिए ताकि उनमें ये बीमारी नहीं फैले। और समय समय पर सभी पशुओं में डिवर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है वो अवश्य खिलाते रहें ताकि उनके अंदर वर्म लोड कम रहे और अन्य बीमारियों के प्रति हमारे पशु ग्रसित ना हो। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 17 जुलाई तक परिवर्तनशील मौसम के आसार हैं। आगामी दिनों में बादल छाए रहने के आसार हैं। 17 जुलाई को कहीं कहीं बिखरे तौर पर आंधी बारिश की गतिविधियां तथा 15-16 जुलाई को मुख्यतः शुष्क मौसम रहने के आसार हैं। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से
29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 21 से 56% हो सकती है। हवा की औसत गति 8 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास की फसल में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 45 SC की 0.33 मिलीलीटर या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.50 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मोठ फसल की बुआई वर्षा शुरू होने से लेकर 15 अगस्त तक की जा सकती है। इसकी सिफारिश किस्में RMO 40 का प्रयोग करें। बीज का दर 2.5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बिजाई से पहले बीज को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। तिल की बुआई से पहले बीज को 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बाजरा की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। बाजरा बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHV 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोएं। बाजरे में 22.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा उपयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। बागों में लीफ माइनर, सिट्रस एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 40 EC की 2.5 मिलीलीटर या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। कुसमांड कुल की सब्जियों में सुरंगी कीट एवं फल मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मानसून की बारिश होते ही पशुओं में गलघोटू रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही लंगड़ा बुखार होने की भी संभावना अधिक रहती है। ऐसे में पशुपालक और किसानों को सलाह दी जाती है कि चिकित्सक से संपर्क कर लें, साथ ही पशुओं में टीकाकरण करवा लें। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा टीका 2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह उपयुक्त समय है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। मछली पालन के लिए यह सही समय है क्योंकि जलाशय पर्याप्त पानी से भरे हुए हैं। फिंगरलिंग्स की व्यवस्था करें। फिंगरलिंग्स को तालाबों में छोड़ने के बाद FYM या धान की भूसी से भरा बैग रखें। तालाबों के आकार के आधार पर मछली पालन के लिए 40 से 50 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। pH 6.5 से 8.5 होना चाहिए। तालाब के साइज के हिसाब से मछली अंगुलिकाओं का संग्रहण करें। मछलियों को उनके कुल बायोमास के 2 से 3% की दर से खली, चावल, चोकर मिश्रण के साथ प्रतिदिन खिलाया जाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हरका, जिला जैसलमेर के अमर कुमार ने। आपने कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खानपान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।